हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपका चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स में 4 टाइप्स के मेथड्स देखे थे: रेगुलेट, कंफर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। रेगुलेटर्स वो होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करने में सक्सेसफुल रहते हैं, यानी आउटर टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहते हैं। कन्फर्मर्स वो जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं रहते। उसके अलावा 2 प्रोसीजर और होते हैं, माइग्रेशन और सस्पेंड। माइग्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर पाते, वो कुछ टाइम के लिए अपने हैबिटाट को छोड़ करके कहीं और किसी प्लेस पर चले जाते हैं, और जब कंडीशंस नॉर्मल होती है तो वापस लौट करके अपने ही हैबिटाट में आ जाते हैं। ये होता है माइग्रेशन। जैसे मैंने आपको साइबेरियन क्रेन्स का एग्जांपल बताया था, जो कि साइबेरिया से भरतपुर, राजस्थान में भरतपुर में आते हैं विंटर सीजन में। नेक्स्ट है सस्पेंड। सस्पेंड में होता है कि अपनी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर लेना कुछ टाइम के लिए। सस्पेंड 2 टाइप्स का होता है, हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन। हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप, यानी विंटर के टाइम पे अगर कोई एनिमल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की रेट को कम कर ले और बॉडी को इनएक्टिव कर ले तो वो कहलाता है, विंटर में कहलाता है हाइबरनेशन। और समर में अगर ऐसा हो, जैसे फ्रॉग्स जो है वो समर में करते हैं, और लिजार्ड्स या पोलर बियर्स वगैरह किस में करते हैं, विंटर्स में। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब हम एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं होम्योस्टेसिस का। ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में ग्राफ है। तो हम अगर कन्फर्मर्स का ग्राफ देखें तो कन्फर्मर्स जो हैं वो उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ में कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये कन्फर्मर्स का है, ब्लू लाइन। ये रेड लाइन देखिए, ये रेड लाइन जो है ये किसका है, रेगुलेटर्स का। दैट मीन्स रेगुलेटर्स का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो बढ़ता जा रहा है। तो रेगुलेटर्स जो है वो कांस्टेंट अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को करने में सक्सेसफुल रहते हैं। पार्शियल रेगुलेटर कुछ टाइम तक तो उनका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो है वो एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली साथ साथ चेंज होता जा रहा है, फिर कुछ टाइम बाद वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट कर लेते हैं, तो वो कहलाते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। ये ग्राफ था एक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन क्या होता है, किसी भी एनिमल्स में या प्लांट्स में वो फीचर्स जो कि उन्हें एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए एबल करते हैं, वो कहलाते हैं एडेप्टेशन। Adaptation is the physical or behavioral characteristic of an organism that helps an organism to survive better in the surrounding environment. Adaptation क्या है, फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी एक ऑर्गेनिज्म का जो उसे अपने सराउंडिंग में सर्वाइव करने में एबल बनाता है या हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। एडेप्टेशन अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। मेनली 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल और फिजिकल। अब हम फर्स्ट देख रहे हैं, या फिजियोलॉजिकल। फर्स्ट हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल। दीज इन्वॉल्व द फिजिकल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो फिजिकल फीचर्स में जो चेंज होते हैं वो स्ट्रक्चरल हैबिटेट के स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन के अंदर आएंगे, कि जो भी उनके फिजिकल फीचर्स होते हैं वो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग होते हैं। The physical changes are related to the changes in the physical environment. Example: camouflage, which is the protective coloration that helps an organism to blend in its environment. This protects them from predators and increase their chances of survival. Camouflage एक फीचर है जिससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकते हैं, अपना कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जैसे अगर सॉइल में प्रेजेंट है तो सॉइल में वो अपना कलर ब्राउन कर लेते हैं, अगर ट्री पे प्रेजेंट है तो ट्री पे वो अपना जो कलर है वो ग्रीन कर लेते हैं, जिससे कि इजीली प्रेज जो है उन्हें कैच न कर पाएँ और वो अच्छे इजीली सर्वाइव कर पाएँ उनके हैबिटेट में। नेक्स्ट है बिहेवियरल एडेप्टेशन। This is a change that affects the behavior of an organism. This could be caused due to changes in the surrounding environment or due to action of other species. Behavioral adaptation क्या होते हैं कि change in behavior, किसी एनिमल के बिहेवियर में अचानक से अगर चेंज आ जाता है
तो वो बिहेवियरल एडेप्टेशन होता है। जैसे कि अगर एनवायरनमेंट में अचानक से कोई चेंज हुआ है और उसके रेस्पेक्ट में एनिमल के या प्लांट के बिहेवियर में भी अचानक से कुछ चेंज हो तो वो क्या कहलाते हैं, बिहेवियरल एडेप्टेशन। एग्जाम्पल है द रैबिट फ्रीजेज इफ इट फील्स दैट इट हैज़ बीन सीन बाय अ प्रीडेटर। रैबिट क्या है, एक प्लेस पे जाकर के फ्रीज हो जाता है अगर उसे ऐसा लगता है कि रैबिट दिख रहा है, प्रीडेटर जो है उसे देख रहा है। चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, फीडिंग हैबिट्स, माइग्रेशन, हाइबरनेशन, कम्युनिकेशन methods are a few other example of behavioral adaptation. हाइबरनेशन, माइग्रेशन, फीडिंग हैबिट्स, स्ट्रेटजी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, बिहेवियरल एडेप्टेशन के। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। लाइक स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, द फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑल्सो इन्वॉल्व फिजिकल चेंजेस इन द स्पीशीज। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में क्या आएगा, फिजिकल चेंजेस किसी स्पीशीज के। हाउएवर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आर नॉट ऑलवेज सीन इन द ऑर्गेनिज्म अपीयरेंस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस में दिखाई दें ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन की बात करें तो वो फिजिकल अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। दिस टाइप ऑफ एडेप्टेशन कैन बी आइदर ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट और ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ अदर स्पीशीज। ये जो चेंजेस है वो दो वजह से हो सकते हैं। किसकी वजह से, एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से या बिहेवियर की वजह से। जैसे एग्जांपल, अ फिश लिविंग इन द वाटर दैट सडनली बिकम्स मोर एसिडिक हैज टू शिफ्ट इट्स बॉडी केमिस्ट्री टू अडेप्ट इटसेल्फ। एक फिश जो वाटर में लाइव करती है या उसका जिसका हैबिटेट एक्वेटिक हैबिटेट है, अगर सडनली वाटर की कंसिस्टेंसी या वाटर की एसिडिटी बढ़ जाए तो वो क्या करती है, फिश अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को भी शिफ्ट कर लेती है उस पर्टिकुलर वाटर में अडेप्ट, उस पर्टिकुलर वाटर में सर्वाइव करने के लिए। तो ये होगा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब हमने 3 टाइप के एडेप्टेशन पढ़ लिए, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल। स्ट्रक्चरल में उनकी जो फिजिक में अगर चेंज होता है यानी उसके स्ट्रक्चर में अगर चेंज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के तो वो आता है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में। बिहेवियरल, अचानक से उनके बिहेवियर में कोई चेंज आया जैसे हाइबरनेशन, एस्टाइवेशन, माइग्रेशन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, ये सब बिहेवियरल में आएगा। फिजियोलॉजिकल में आएगा कि अचानक से एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर लेना, फिजियोलॉजिकल में आएगा। अब है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है, अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के अंदर जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से या फिर मिड रीजन से पोल्स की तरफ हम बढ़ते हैं, तो पोल्स की तरफ जब भी बढ़ते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जाता है वैसे ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी रिड्यूस होती जाती है। तो उस वजह से ये एल्टीट्यूड सिकनेस की जो सिचुएशन है वो डेवलप होती है। देखते हैं हम, एल्टीट्यूड सिकनेस रिजल्ट्स फ्रॉम अ रैपिड चेंज इन द एयर प्रेशर एंड एयर ऑक्सीजन लेवल एट हायर एलिवेशन। यानी हायर एलिवेशन पे, जैसे पोल्स पे हम अगर बात करें तो एयर के प्रेशर में चेंज और ऑक्सीजन लेवल में अचानक से चेंज आना क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड सिकनेस। यू मे हैव सिम्टम्स इफ यू ट्रेवल टू अ हाई एलिवेशन विदाउट गिविंग योर बॉडी टाइम टू एडजस्ट टू लेस ऑक्सीजन। Even if you are physically fit, you can still experience altitude sickness. Altitude sickness होता ही है अगर आप फिजिकली फिट हो तो भी, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है और ऑक्सीजन उतनी हमें नहीं मिल पाती जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए एल्टीट्यूड सिकनेस हमें फील होता है अगर किसी पोलर रीजन पे हम ट्रेवल करें तो। बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय प्रोड्यूसेस मोर रेड ब्लड सेल्स टू counteract the lower oxygen saturation in blood in high altitudes. हाई एल्टीट्यूड्स पे बॉडी जो ये एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम है उसको सेटल करने के लिए क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बढ़ा देती है जिससे कि लोअर ऑक्सीजन की जो सिचुएशन है उससे मैचअप किया जा सके। फुल एडेप्टेशन टू हाई एल्टीट्यूड इज अचीव्ड व्हेन द इंक्रीज ऑफ आरबीसी रीचेस अ प्लेटियो और स्टॉप। फुल एडेप्टेशन तब माना जाता है हाई एल्टीट्यूड पे जबकि जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो एकदम इंक्रीज हो जाता है और एट लास्ट आरबीसी न्यू फॉर्म होना रुक जाती है। तो उस समय जो बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है हाई एल्टीट्यूड पे सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एलेन्स रूल। अब देखते हैं हम, एलेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया था। एलेन्स रूल इज एन
ecogeographical rule formulated by Joel S.F. Allen in 1877, broadly stating that animals adapted to cold climate have shorter limbs and bodily appendages than animals adapted to warm climate. Allen's rule का बेसिक थिंग क्या है कि जो भी कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके लिम्स जो है वो शॉर्ट होते हैं ताकि कम सरफेस एरिया प्रोवाइड किया जा सके, बॉडी हीट जो है वो लॉस कम हो कोल्ड एरियाज में। और ऐसे ही हम कंपैरेटिवली वार्म एरियाज की बात करें तो उनके जो एनिमल्स के जो अपेंडेजेस होते हैं वो लार्ज होते हैं, लिम्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं ताकि उनसे हीट जो है बॉडी हीट ज़्यादा लूज की जा सके। एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट नीड टू कंजर्व एज मच हीट एज पॉसिबल। जो भी एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, हीट को कंजर्व करना पड़ता है। उन्हें ये कोशिश करनी पड़ती है कि उनकी बॉडी से कम हीट लॉस हो ताकि वो हीट को कंजर्व कर सकें। एलेंस रूल प्रेडिक्ट दैट दे शुड हैव इवॉल्व्ड कंपैरेटिवली लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया बाय विच दे डिसिपेट हीट। उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो क्या हो, कम हो, जिससे कि सरफेस एरिया कम होने की वजह से उनकी बॉडी से हीट का लॉस बहुत ही कम हो। इसीलिए उनके जो अपेंडेजेस हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल, allowing them to retain more heat. For animals living in warm climate, Allen's rule predict that the opposite, that they should have comparatively high ratio of surface area to volume, because animals with low surface area to volume ratio would overheat quickly. Animal in warm climate should, according to the rule, have high surface area to volume ratio to maximize the surface area through which they dissipate heat. तो जितने भी वार्म क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो है वो हाई होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही बॉडी से हीट जो है वो रिड्यूस होगी। और वार्म एरिया में रहने वाले एनिमल्स को हीट बहुत ज़्यादा रिड्यूस करनी पड़ती है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इक्वल बनाए रखने के लिए। लेकिन अगर हम कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उन्हें अपनी बॉडी से हीट लॉस बहुत ही कम करना है, इसलिए उनका जो सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो है वो भी कैसा होता है, लो। तो ये हमने पढ़ा एलेंस रूल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में।